हाँ तो मेरे प्यारे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का चैप्टर 4। क्या मैं बताने वाला हूं? साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इस चैप्टर को एकदम शानदार तरीके से, कहने का मतलब रापची के स्टाइल में समझने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब रही बात इस पार्ट के यानी इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर के बारे में, है ना, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम करा दिए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब एक और चीज हम आपको बता देते हैं कि यदि आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लेना। कहां सर्च करना सर? गूगल में सर्च करना पंकजवा स्टडी सेंटर, STUDY स्टडी CENTRE center.com। तो गूगल में सर्च कर लेना पंकज स्टडी सेंटर.com। वहां पे जा करके देख सकते हो, आंख उख मार सकते हो। अरे क्या आंख मारो, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, सेट दे सकते हो। कुछ हम बोले थे, बटन खुल गया है, सॉरी। वैसे लड़का है, लड़की रहता तो बहुत छोड़ा सा क्लिप उलिप वायरल करके धो देता, लेकिन लड़का है इसलिए जना मन तेना चले आते हैं, है ना। तो ये आपने समझ लिया। अब रही बात आपको नोट्स लेना है ना, तो सभी सब्जेक्ट का नोट्स लेने के लिए हमारा कोर्स चलता है 299 रुपये का। नंबर है 85 81 80 29 29। इस नंबर पे मैसेज करना और कहना हमें पंकज सर का कोर्स लेना है, ठीक है। तो आपको वहां पे जो बंदा बैठा हुआ है रिप्लाई दे देगा, कहेगा दो बगुआ चट से QR कोड की मदद से 299 हम जोड़ देते हैं पट से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सर जी, आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए, इस चैप्टर को समझने से पहले ये चीज आपको आना चाहिए। क्या चीज? 1 से लेकर के 20 तक के तत्व कम से कम आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो अच्छी बात है ना, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। वैसे ट्रिक मैंने बताया हुआ है 1 से 20 तक के तत्वों को याद करने का, कि हेली बे बकनोफ नीना मगलसी पास्कल अरक्का। इस ट्रिक से 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों को याद कर सकते हैं। जब याद कर लेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है कोई बात नहीं, हम यहां समझा देते एकदम ट्रिक से। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे तो उसके बाद किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता होना चाहिए। और जब ये पता चल जाएगा तो आप संयोजकता पता कर सकते हैं कि इसकी संयोजकता क्या है कि नहीं। असंयोजकता ये सब चला आएगा आपको, तो आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी सीख जाएंगे। तो आइए 1 से लेकर के 20 तक के तत्व है, यहां पे देख सकते हैं। हे ली बे बक नोप नोप ने ना मगलसी पास्कल अरक्का। इस ट्रिक से मैंने बनाया है, ठीक है। अब 1 से लेकर के 20 तक के तो यहां पे आप देख सकते हो सर, क्या देख सकते हो, क्या देख सकते हो सर? यहां पे परमाणु संख्या देख सकते हो। जैसे कि देखो यहां पे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, हीलियम का परमाणु संख्या कितना है सर? तो 2 है। लिथियम का परमाणु परमाणु संख्या इस साइड है, परमाणु संख्या इस साइड। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको मैं मिटाना पड़ेगा सर, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट नहीं, परमाणु संख्या देख सकते हैं 1 2 3 4 ये सब लिखा हुआ है परमाणु संख्या। अब मैं ट्रिक से मैं बता देता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये देखो ट्रिक हमारे पास है 2,8,8 होगा। क्या होगा सर? 2, इसमें मैं पढ़ाता हूं तो हमको बहुत दिक्कत होता है ना। 2,8,8,2 ये हमारे पास ट्रिक है। ये 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखो जैसे कि आपको निकालना है सोडियम का, किसका सर? सोडियम का। तो सबसे पहली बात है ये सोडियम है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी? 11 होती है। तो जितना इलेक्ट्रॉन जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, ठीक है। तो इस ट्रिक पर चलेंगे। देखिए पहले कितना 2 है, हमें पुराना कितना, इस बात को तो ध्यान रखना है। 11, जितनी परमाणु संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या पुराना होते हैं। आई सब इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो आइए पुराते हैं सर। देखिए पहले कितना है 2, तो 2 पूरा ले लेंगे, हमने 2 ले लिया पूरा। अब दूसरे वाले में कितना 8 है, तो हम पूरा 8 ले लेंगे। तो 8 है 2 10 हुआ, हमको 11 पुराना है। फिर तीसरे वाले में देखेंगे 8 है, तो क्या वो पूरा 8 ले लेंगे? 9। जरूरत कितना के है? तो 8 है 2 10 होता है, तो जरूरत है 1 की, है तो 8 उसमें, लेकिन जरूरत है कितना? 1 की, तो हम 1 ले लेंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया मेरे भाई। अब हम क्या करते हैं, मान लो कि आपको निकालना है सर जी हाइड्रोजन का। चलो हाइड्रोजन का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। आए क्या
कैमरा लॉक ना है, हम तो लॉक किए थे कैमरा लॉक फोकस लॉक है ना। तो मेरे भाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है सर? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या सब जानते हैं कि 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होना चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा? है तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जरूरत कितना की है? 1 ही की, क्योंकि जितनी परमाणु संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो परमाणु संख्या यहाँ है 1 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 1 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं था इसमें 2, लेकिन जरूरत कितना की? 1 ही, तो 1 ले लिए। उसी तरीके से मैं आपको कहूँ कि सर आप लोग निकाल करके बताइए किसका? चलिए सिलिकॉन का, सिलिकॉन का निकालिए। तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है सर? 14 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो कितना होगा सर? जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हमारे पास 14 ही पूर्णा चाहिए इलेक्ट्रॉन की संख्या। गेट लगा दीजिएगा सर, है ना। तो देखिए पहले कितना है? 2, तो ये पूरा 2 ले लेंगे। यही ट्रिक है, ये हमारा ट्रिक है, ये कुछ नहीं, ये ट्रिक है। ठीक है, 2 है तो 2 ले लिए। उसके बाद कॉमा लगाओ। ये 8 है ना सर, तो 8 ले लो पूरा। तो 8 है 2 10 हुआ, हमको 14 पुराना है। 8 2 10 हुआ। फिर यहाँ पे 8 है तो क्या पूरा 8 ले लेंगे? पूरा 8 ले लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, है ना, 18 हो जाएगा, हमको 14 ही पुराना है। तो 8 2 10 हो गया। तीसरा वाले में चलेंगे, है तो 8, जरूरत कितना की? 4 का, तो 4 ले लेंगे। तो हम यहाँ पे 4 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो हमने देखा सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,4 आया। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब एक और निकालते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए। मान लो कि पोटेशियम का आपको निकालना है। किसका सर? पोटेशियम का। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो देख सकते हो 19 होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा 19, मैंने 19 लिखा। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो जितनी परमाणु संख्या है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए सर। तो 2,8,8,2 है ना। हम क्या करेंगे सर, इसमें देखेंगे पहले कितना 2 है तो हम 2 लिखेंगे। फिर कितना है? 8 है तो 8 लिखेंगे। तो 8 है 2 कितना हुआ? 10 हुआ। फिर तीसरे वाले में चलेंगे, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो तीसरे वाले में 8 है तो हम क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। तो 8 8 16, 16 2 18, 18 पूर चुका है। हमें 19 पुराना, एक और चाहेंगे तो 3 तक तो ले। अब अगला जाएंगे, 2 है। 2 में से हम कितना लेंगे? 1 ही इलेक्ट्रॉन लेंगे। है तो वहां पे आगे 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जरूरत कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन 19 पुराने के लिए, तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब मैं आपको बताता हूं किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखो इस साइड जो होते हैं ना वही बाह्यतम कक्ष कहलाते हैं। तो सोडियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? तो 1 इलेक्ट्रॉन है, आपने देखा। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? तो 1 इलेक्ट्रॉन है, आपने देखा। सिलिकॉन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो सर जी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, ये आपने देखा है ना। इस साइड जो होगा वही बाह्यतम कक्ष में। पोटेशियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये आपने देख लिया। तो पोटेशियम के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्ष में आपने देखा कि बस जो साइड में होता है वही बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ये आपने देखा। तो किसी भी तत्वों का 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं ये आपने देखा है ना। और इसके बाद उसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे होता है, वो आपने पता कर लिया। जैसे कि मैं यहाँ पे समझा देता हूँ सर। आइए सर हम यहाँ पे समझा देते हैं एकदम बढ़िया से। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 2,1 होता है, बेरिलियम का 2,2, बोरन का 2,3 और कार्बन का 2,4 और नाइट्रोजन का 2,5 और ऑक्सीजन का 2,6, फ्लोरीन का 2,7, नियोन का 2,8। सब निकाल लिया आप लोग, निकाल के देख सकते हो उस ट्रिक से। सोडियम का 2,8,1, मैग्नीशियम का 2,8,2, एल्यूमिनियम का 2,8,3 और सिलिकॉन का 2,8,4 और फास्फोरस का 2,8,3 2,8,5 है, वो अलग चीज है, नीला में मैंने लिख दिया। सल्फर का 2,8,6, क्लोरीन का 2,8,7 है, आर्गन का 2,8,8 है और पोटेशियम का 2,8,1 है और कैल्शियम का 2,8,2 है। ये आपने देख लिया। तो सभी तत्वों के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन वो पता करो। जैसे कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है सर, हीलियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के बाह्यतम कक्ष में कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के बाह्यतम कक्ष में कितना 2 इलेक्ट्रॉन है और बोरन के बाह्यतम कक्ष में कितना 3 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितना 4 इलेक्ट्रॉन है और
नाइट्रोजन के बाद कक्ष में कितना 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाद कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के बाद कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, नियोन के बाद कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है ना। उसी तरीके से सोडियम के बाद कक्ष में कितने 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के बाद कक्ष में कितना 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के बाद कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के बाद कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के बाद कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के बाद कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस साइड हो। क्लोरीन के बाद कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन के बाद कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, और पोटेशियम के बाद कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के बाद कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपने सीख लिया। तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आपने सीखा, और किसी भी तत्व के बाद कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन ये आपने देखा। अब लास्ट चीज आपको सीखना है संयोजकता, कि भैया आप संयोजकता कैसे निकाल सकते हैं। क्या मेरे भाई, संयोजकता कैसे आप निकाल सकते हैं, तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं सर जी। देखो संयोजकता निकालने का तरीका क्या है, संयोजकता है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो किसी भी तत्व के अगर बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता वही हो जाएगी हूबहू, सिर्फ किसको, हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम की संयोजकता 0 होती है। ये आपने देखा। देखो संयोजकता निकालना है तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन देख लो। तो यदि किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन, या 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता वही हो जाएगी, सिर्फ हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम की संयोजकता 0 होती है। इस बात को ध्यान रखना, याद कर लेना, ठीक है। अब आपके मन होगा कि मान लेते हैं सर, किसी भी मान लेते कोई अगर ऐसा तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, और उसके बाह्यतम कक्ष में 4 के बाद आता है, बाह्यतम कक्ष में मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है, तब हम क्या करेंगे। तो इस सब का एक ट्रिक है कि उस तत्व को हम क्या करते हैं मेरे भाई, 8 में से घटा देते हैं, है ना। यदि अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर संयोजकता ज्ञात करना है तो 8 में से 5 को घटा देंगे, तो संयोजकता कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। सिंपल, 8 में से घटा देते हैं। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, ये संयोजकता है, ठीक है। हीलियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये उस पर नियम लागू नहीं होता, इसकी संयोजकता 0 होती है। लिथियम के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 1 होगी। बेरिलियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 2 होगी। बोरन के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो मैंने क्या बोला कि अगर संयोजकता 1 2 3 4 है, तो उसकी संयोजकता वही हो जाएगी, है ना। मतलब अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में ये सब इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 है, तो उसकी संयोजकता हूबहू वही हो जाएगी, जैसे मैंने यहां तक अभी किया। लेकिन इसके बाद 4 के बाद जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, तब क्या करेंगे, तो 8 में से घटा देंगे। तो हम यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 8 में से उस 5 को घटा देंगे, तो 8 में से 5 गया तो 3, तो हमने यहाँ पे देखिए संयोजकता 3 लिखा। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 6 घटा देंगे, तो संयोजकता 2 हो जाएगी। फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 8 में से 7 घटा देंगे तो 1 हो जाएगी। नियोन के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 8 में से 8 घटा देंगे तो 0 हो जाएगी। उसी तरीके से सोडियम के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, यदि 1 2 3 4 है ना बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, तो उसकी संयोजकता वही हो जाएगी। बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 1 ही हो जाएगी। मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 2 ही हो जाएगी। एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 3 ही हो जाएगी। सिलिकॉन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 4 ही हो जाएगी। और फास्फोरस के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करो, 8 में से घटा, 4 के बाद जैसी आया तो 8 में से घटा दो, 8 में से 5 जाएगा तो संयोजकता 3 हो जाएगी। सल्फर के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 8 में 7 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। आर्गन के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 8 में से 8 गया तो 0 होगा। पोटेशियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी सर, वही हो जाएगी हूबहू। कैल्शियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। ये आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आते हैं सर, अब आप जब समझेंगे ना कोई भी चैप्टर, अब आगे देखेंगे तो हर चीज दिमाग में घुसेगा, ठीक है। ये आपने सीख लिया, अब आगे बढ़ते हैं सर। जैसा कि कार्बन एवं उसके यौगिक इस चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले कार्बन के बारे में आप जान लेते हैं सर। कार्बन के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने लिखा। पहला पॉइंट ये मैंने लिखा सर, क्या मैंने लिखा, तो पहला पॉइंट ये मैंने क्या लिखा,
पहला पॉइंट यह है कि कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। और इसका प्रतीक क्या होता है? सी होता है। एवं परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6 होता है, मैंने अभी देखा सबका, है ना। और द्रव्यमान कितना होता है? 12, है ना। क्या होता है? 12। अगर कार्बन का द्रव्यमान क्रमांक पूछे तो 12 कहना। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 दशमलव, है ना, 0107 मात्रक होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है मेरे भाई? तो 2,4 होता है। यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2,4 होता है। और इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एवं इसकी संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता 4 होती है। ये मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। और ये सब मैंने समझाया भी पीछे वाले पेज पे। अब हम क्या करते हैं सर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, भूपर पट्टी पर उपस्थित कार्बन की मात्रा, मतलब हमारे पृथ्वी पर उपस्थित कार्बन की मात्रा है। आइए हम देख लेते हैं उसमें क्या होता है। तो मैंने लिखा कि भूपर पट्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, है ना, जैसे कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसका सूत्र होता है HCO3 होता है। कोयला हो गया, वह पेट्रोलियम हो गया, इन सभी के रूप में जो होता है भूपर पट्टी पर कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो 0.02% ये सब पाए जाते हैं भूपर पट्टी पर। इस बात को ध्यान रखो। कौन? कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है? पृथ्वी पर 0.02% होते हैं भूपर पट्टी में। अगला पॉइंट है कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है सर? तो याद रखना 0.03% होता है वायुमंडल। मतलब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? CO2 की मात्रा, तो 0.03%। वही हम बात कर लें कि नाइट्रोजन कितना होता है सर? नाइट्रोजन गैस होता है 78%। कितना? 78%। वही हम बात कर ले ऑक्सीजन कितना होता है? तो ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है। इस बात को ध्यान रखना। ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं सर कि भोजन हो गया, कपड़े हो गया, दवा हो गया, पुस्तक हो गया, सभी जीव वस्तुएं, पेड़ पौधे व जीव, है ना, जंतु कार्बन के यौगिक से बने होते हैं। यानी इन सब किसके यौगिक से बने होते हैं? तो कार्बन के ही यौगिक से बने होते हैं। कौन सब? भोजन हो गया, कपड़े हो गया, दवा, पुस्तक, सभी जीव वस्तुएं, है ना, पेड़ पौधे व जीव जंतु, ये सब किस के यौगिक से बने होते हैं? तो कार्बन के यौगिक के ही बने होते हैं। ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं सर। अगला पॉइंट है रासायनिक आबंधों के प्रकार। रासायनिक आबंधों के प्रकार आपको समझना है। जैसा कि आप देख सकते हैं रासायनिक आबंध 2 प्रकार के होते हैं, एक आयनिक आबंध और दूसरा सहसंयोजी आबंध। इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, कि आपको पता है केंद्र में क्या क्या होते हैं, है ना, आपको ये पता होना चाहिए सर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और चारों तरफ क्या? इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगाता रहता है। क्या? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसमें चक्कर नहीं लगा रहा है क्या? ये स्टॉप हो गया है क्या? देखो, ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में जो होते हैं ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसके चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये आपने देखा, है ना। अब यहाँ पे देखो हम क्या समझाने वाले आपको, कि सबसे पहले आयनिक आबंध आपको हम समझा देते हैं। भाई आयनिक आबंध क्या होता है? आयनिक आबंध में क्या होता है, जैसे कि अगर कोई एक तत्व इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा तत्व सिर्फ ग्रहण करेगा और ऐसा करके वो अपना अष्टक पूरा कर लेता है, ठीक है। आयनिक आबंध और सहसंयोजी आबंध में अंतर मैं आपको बता देता हूं कि आयनिक आबंध क्या है और सहसंयोजी आबंध क्या है। देखो, आयनिक आबंध में जैसे कि मैं यहाँ पे सोडियम ले लूं, या दूसरा पेज ले लेते हैं। आयनिक आबंध और सहसंयोजी आबंध को समझने के लिए ये पेज, है ना। सबसे पहली आयनिक आबंध समझते हैं। आयनिक आबंध के बारे में दोनों एक साथ समझ लेंगे तो सही रहेगा। आयनिक आबंध के बारे में, आयनिक आबंध को समझने के लिए NaCl से समझते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड से, है ना। इसमें देखो, जैसे कि हमारे पास ये सोडियम है और यहाँ पे मान लेते हैं ये क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है सर? तो सोडियम का परमाणु संख्या सबको पता है कि 11 होता है।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2,8,1 होगा। कितना होगा? 2,8,1 होगा। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं 2,8,1। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने निकाला तो 2,8,1 हुआ। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत मेरे भाई। और क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात है ये क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। और क्लोरीन का हमारे पास क्या है सर? क्लोरीन का क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या कितना होता है सर? 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2,8,7 होगा। तो हम यहाँ पे क्लोरीन का लिखते हैं 2,8,7 होगा। ठीक है। अब मेरे भाई देखो, अपना अपना अष्टक पूरा करने के लिए देखो, हाइड्रोजन याद रखना कि एक हाइड्रोजन हो गया और दूसरा हीलियम हो गया। ये सब अपना अष्टक पूरा करने के लिए यानी स्थिर होने के लिए बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। बाकी के जितने भी तत्व है वो सब भूखर होता है। वो बाकी के इस दोनों के अलावा बाकी के जितने भी तत्व है वो अपने बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना अपना अष्टक पूरा करेगा। सोडियम भी अष्टक पूरा करना चाहेगा और क्लोरीन भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोडियम के बाह्यतम कक्ष में कितने 1 इलेक्ट्रॉन है। तब बाह्यतम कक्ष में सोडियम चाहता है कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ तो है 1, अब जरूरत कितना है 7 का। तो सोडियम की इतनी औकात नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सके। तो ये क्या करेगा? सबसे अच्छा अच्छा रहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दो। तो ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 2,8 हो जाएगा। तो इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये अष्टक पूरा कर लिया। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, कि क्लोरीन की भी इतनी औकात नहीं कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके और अपना अष्टक पूरा कर ले, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन इतना औकात नहीं कि दे सके। तो भाई क्या करेगा, जैसे ही सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो हो जाएगा 2,8,7 है ना, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 8। तो इसके भी बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना अष्टक पूरा कर लिया। तो आपने यहां पे क्या देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम त्यागा, तो इसका मतलब क्या हुआ, दाता प्रवृत्ति की, यानी इलेक्ट्रॉन ये दाता प्रवृत्ति किसी को दे रहा था, धनवान है। तो धनवान है तो इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। क्लियर? अगर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, हम पैसा किसी को देंगे तो हम धनवान है तो हम पैसा दे देते हैं, है ना। तो उसी तरीके से ई है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, मतलब इसके 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये धनवान है, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके इस पर प्लस चार्ज हो गया। हाई देखिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन ई अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। अब ले लिया है तो ऋणी हो गया, इसीलिए क्लोरीन पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, है ना। और याद रखना कि यदि किसी तत्व पे प्लस चार्ज होता है तो वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु होते हैं। और माइनस चार्ज होते हैं तो वो होते हैं अधातु। क्या होते हैं, अधातु होते हैं। इसका मतलब सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। ये आपने क्लियर कर लिया। लेकिन अभी भी मसला नहीं सुलझ रहा है कि सर आप तो बता रहे थे आयनिक आबंध किसे कहते हैं, तो वही तो समझा रहे हैं, ये समझ लिए ना। तो आयनिक आबंध में क्या होता है कि जैसे एक तत्व इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरा ले ही रह जाएगा, वो नहीं दोबारा, या फिर ये तत्व दोबारा नहीं मांगेगा इससे कि अब हमरो दे, ऐसा नहीं होता इसमें। किसमें, तो आयनिक आबंध में ऐसा नहीं होता। ये अगर ये दे दिया, हाँ दे दिया, अपना अष्टक पूरा कर लिया, वो भी ले लिया, ठीक है। तो ऐसा होता है आयनिक आबंध में। लेकिन सहसंयोजी आबंध में क्या होता है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो कहता अच्छा तू 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, अब हमरो दे 1 इलेक्ट्रॉन, तब ना अष्टक पूरा होगा। तो उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है कि अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन तू ही दे, है ना। तो वो होता है आयनिक आबंध, सॉरी वो होता है सहसंयोजी आबंध। तो सहसंयोजी आबंध का उदाहरण कैसे लेंगे, तो मैं यहां पे लिखता हूं, ये हो गया सर, ये जो मैंने यहां पे समझाया, इसमें ये आयनिक आबंध को मैंने समझाया। अब सहसंयोजी आबंध को समझाते हैं, सहसंयोजी आबंध को, है ना, आबंध को मैं समझाता हूं। तो सहसंयोजी आबंध को समझाने के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, अब इसका
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ज्ञात करो, आपको पता चल जाएगा। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु है, तो ऑक्सीजन यहां रखो, यहां भी ऑक्सीजन। अरे भाई ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हमने समझाया था पहली ही शुरू में, सब बता दिया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के उसके बाह्यतम कक्ष कितने इलेक्ट्रॉन सब। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2,6, यही ना होगा, 2,6। तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे हम सजा देंगे इसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, हमने 6 इलेक्ट्रॉन सजा दिया। फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां, इस ऑक्सीजन के भी बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां मैंने सजा दिया। अब यहां से क्या करेंगे सर, यहां से क्या करेंगे कि ऑक्सीजन अपना अष्टक पूरा करने के लिए बाह्यतम कक्ष में इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, किसी से लेगा। तो ये ऑक्सीजन कहेगा इस ऑक्सीजन के, रे भाई 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो तो अष्टक पूरा कर लेंगे। तो पहले से 6 है, तो राउंड लगा करके यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अभी ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो यह ऑक्सीजन कहेगा रे भाई हमरो 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तब ना अपन अष्टक पूरा करेंगे। तो पहले से 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहां से ऐसे राउंड लगा के। तो यहां पर आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इससे लिया भी है, तो इलेक्ट्रॉन का इसमें आदान प्रदान हुआ, तो ये हो गया सहसंयोजी आबंध। और इसमें क्या था आयनिक आबंध में कि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो दोबारा मंगवो नहीं किया कि हमरो दे, ऐसा इसमें नहीं हुआ। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो कहता अब हमरो दे 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आपने सहसंयोजी आबंध आयनिक आबंध के बारे में डिटेल से समझ लिया, तो वो यही चीज हमने पूरा क्लियर कर लिया कि आयनिक आबंध क्या है और सहसंयोजी आबंध क्या है, मैंने देख लिया। आयनिक आबंध किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से नहीं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ देता है इसमें, ठीक है। ये डिफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाइड करना होगा, वैसे मैंने समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे क्या हम समझेंगे सर, देखो यहां पे क्या है, कार्बन आयनिक आबंध नहीं बनाते हैं, कार्बन जो है वो आयनिक आबंध नहीं बनाते हैं। अब कहोगे क्यों आयनिक आबंध नहीं बनाते हैं, क्योंकि कार्बन जो होता है, कार्बन की परमाणु संख्या देखो यहाँ पे मैं समझाता हूं। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होते हैं। तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्यतम कक्ष में यदि 4 इलेक्ट्रॉन है तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये न किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और न किसी को दे सकता है, इसकी इतनी क्षमता नहीं है। तो ये न लेगा न देगा, तो कहां से बनेगा भाई, कहां से ये होगा आयनिक आबंध, ये आयनिक आबंध नहीं बनाएंगे। तो मैंने लिखा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, जिससे इसके सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने देख लिया बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और आयनिक आबंध बनाने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन या तो छोड़ने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, जो कि दोनों ही संभव नहीं है। इसी कारण कार्बन जो होता है आयनिक आबंध नहीं बनाते हैं। ऐसे अगर पूछे कि ऐसे कौन सा तत्व है जो आयनिक आबंध नहीं बनाते हैं, तो कार्बन जो है वो आयनिक आबंध नहीं बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएगा, ये आपने समझ लिया सर। आगे बढ़ते हैं सर, हाई देखिए, जब ये सब समझ लिए तो मैं आपको समझाता हूं भाई। जैसे C2H6 क्या एथेन है, और इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप सीख लो सबसे पहले। तो आइए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सीखते हैं सर। हमारे पास कार्बन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 6 है। तो कार्बन के 2 अणु है, तो यहाँ भी कार्बन रख लो और यहाँ भी कार्बन रख लो। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, तो कार्बन देखो, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2,4 है ना। तो बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से क्या करेंगे भाई, 4, हाँ कार्बन ही है, तो 4 इलेक्ट्रॉन सजा लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन सजा लिए। इस कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसे भी क्रॉस से भी दर्शाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, मैंने सजा लिया। अब हाइड्रोजन कितने, 6 है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ रख दो, 1 हाइड्रोजन यहाँ रख दो, 1 हाइड्रोजन यहाँ रख दो, 3 हाइड्रोजन हो गया। फिर उसके बाद 1 हाइड्रोजन यहाँ रख दो, उसके बाद 1 हाइड्रोजन यहाँ रख दो और 1 हाइड्रोजन यहाँ रख दो, तो 6 हाइड्रोजन हो गया। अब जितने भी हाइड्रोजन है उसके भी बाह्यतम कक्ष में, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस सब इलेक्ट्रॉन को सजा दो। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस हाइड्रोजन के भी एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के भी एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के भी एक इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है और हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा करने के लिए बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो कैसे पूरा करेगा? तो पूरा करने का तरीका यह है कि ये हाइड्रोजन कहेगा कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से राउंड लगाएगा। तो इस राउंड में देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये अपना अष्टक पूरा कर लिया। ये भी हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से राउंड लगेगा, तो ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। ये भी हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से राउंड लगेगा, तो ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। अब कहेगा कार्बन, अरे भाई सब तो अष्टक पूरा कर लिया, अब हमरो अष्टक पूरा कर। तो ये सब करेगा क्या? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 4, 2 6 और 2 यहाँ 8 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से राउंड लगा लेगा सर, है ना। ये मैंने लगा लिया सर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, इसमें भी देखिए इसका अष्टक पूरा करने के लिए यहां से ये राउंड लगा लेगा, यहां से ये राउंड लगा लेगा, यहां से ये राउंड लगा लेगा। अब ये भी हाइड्रोजन कार्बन कहेगा अब हमरो अष्टक पूरा करना है, तो ये क्या करेगा? कुछ इस तरीके से राउंड लगाएगा कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए। देखो इस राउंड में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये आपने निकाल लिया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या निकाल लिया? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये आपने सीख लिया। इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ये पूरा लाइन ना खींचते तो इससे इसको मिला देते, इससे इसको मिला देते, इससे इसको मिला देते और इसको इससे मिला देते, इसको इससे मिला देते, इसको इससे मिला देते, है ना, और इसको इससे मिला देते। बस ऐसे भी आप कर सकते दूसरे पेज में, है ना। तो ये आपने सीख लिया मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं सर। अब हमारे पास एथीन है, तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं सर? कार्बन यहाँ पे 2 है, तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। और यहाँ ध्यान रखना कि मेरे भाई इसको मिटाते हैं। हाइड्रोजन कितने? 4 है, तो कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन तो हम सजाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे सर? यहाँ रखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। इस कार्बन की बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले सजा लो। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने रख लिया। इस कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने सजा लिया। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ रखो, 1 हाइड्रोजन यहाँ रखो, 1 हाइड्रोजन यहाँ रखो और 1 हाइड्रोजन यहाँ रखो। अब मेरे भाई देखो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन मैंने सजा दिया। इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी मैंने सजा दिया। अरे चलना यार, हद है यार, है ना। अब इस हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन मैंने सजा दिया। अब मेरे भाई देखो यहां से क्या कर सकते हो, या तो आप राउंड लगा सकते हो या तो लाइंस खींच करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जैसे कि यहां से इसको मिला दो, यहां से इसको मिला दो, फिर यहां से इसको मिला दो और यहां से इसको मिला दो, फिर यहां से इसको मिला दो, यहां से इसको मिला दो, ये हमारे पास बन गया। सिंपल। ये एक लाइन है, मतलब इस एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। उसी तरीके से इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से कार्बन के यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 4 2 और 2 4 हो गए, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए। उसी तरीके से इसके भी हो गए, ठीक है। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन हमने बना दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे भाई? हाइड्रोजन रख दो, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन मैंने सजा दिया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, है ना। यहाँ पे देखो कार्बन के यहाँ पे बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे सर? सजा देंगे। क्या करेंगे? सजा देंगे। तो हम क्या करते हैं? सजा देते हैं। तो यहाँ पे 4 एक 5 एक 6, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो उसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने सजा दिया। अब अपना अष्टक पूरा करने के लिए हाइड्रोजन इससे क्या करेगा? ले लेगा भाई। क्या करेगा सर? तो ले लेगा। लो यहाँ से ये हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने ले लिया। अब अपना अपना अष्टक पूरा करने के लिए तो इस कार्बन की बाह्यतम कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 2
2 4 2 6 2 8, मतलब इस तरीके से राउंड लगा लो। ये मैंने लगा लिया। अब ये भी किस तरीके से, इस तरीके से राउंड लगाएगा ताकि 8 पूरना चाहिए। अब इस राउंड में देखो 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आपने एथीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपने देखा है ना। अब सहसंयोजी आबंध वही मैंने समझाया था सहसंयोजी आबंध में कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा भी, है ना, है ना। तो ये सहसंयोजी आबंध मैंने आपको समझा दिया, वही चीज है यहाँ पे देख सकते हो। तो सहसंयोजी आबंध क्या है, 2 परमाणुओं के बीच परस्पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बने रासायनिक आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हो, पहला एकल सहसंयोजी आबंध, दूसरा द्विसहसंयोजी आबंध, और तीसरा त्रिसहसंयोजी आबंध, ये हमारे पास होते हैं। तो ये आपने क्लियर कर लिया मेरे भाई, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, एकल सहसंयोजी आबंध हम समझते हैं। एकल सहसंयोजी आबंध में क्या होता है, एक जोड़े इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जोड़े इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है ना। जैसे कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक जोड़े इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान से क्या हुआ कि अपना अष्टक पूरा कर लिया। जैसे कि इस फिगर में भी आप देख सकते हैं है ना। क्या देख सकते हैं सर, देखो, अरे हम इरेज ऑल न कर दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, ये हाइड्रोजन अष्टक पूरा करने के लिए इससे 1 इलेक्ट्रॉन एक बार ले लेगा, फिर ये भी हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लिया एकल सहसंयोजी आबंध के बारे में, जहाँ पे एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, जब 2 परमाणुओं के बीच एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी साझेदारी से जो आबंध बनता है एकल सहसंयोजी आबंध कहलाता है। ये आपने देख लिया। उसी तरीके से यहाँ पे देखो द्विसहसंयोजी आबंध क्या, 2 जोड़ी, क्या 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जैसे ऑक्सीजन का मैंने उदाहरण लिया, ठीक है। ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन सजा दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ सजा दी। इस ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ सजा दिया। तो अपना अपना अष्टक पूरा करने के पहले से इस ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो राउंड लगा करके यहाँ पे ले लिया। तो इस राउंड में देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8। इस राउंड में भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन है ना। मैंने समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आप चाहो तो ना समझ में आ रहा है तो समझा देते हैं आपको, क्या दिक्कत है सर, लो 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 समझा देते हैं सर। यहाँ भी ऑक्सीजन और यहाँ भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देते, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब यहाँ पे क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए पहले से 6 है, 2 एक से ले लेगा तो 8 हो जाएगा, तो 2 एना करके ले लेगा, तो ये 8 हो जाएगा। और यह ऑक्सीजन चिल्लाएगा कि हमरो 2 इलेक्ट्रॉन दे, तो यह ना करके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। 8 पूर गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ। तो द्विसहसंयोजी आबंध जब 2 परमाणुओं के बीच 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आबंध बनता है तो उसे द्विसहसंयोजी आबंध कहते हैं। ये आपने क्लियर कर लिया सर। अब हम क्या करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, आगे लो। अब त्रिसहसंयोजी आबंध जब 2 परमाणुओं के बीच 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो आबंध बनता है तो उसे त्रिसहसंयोजी आबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए N2 अणु में 2 परमाणुओं के बीच त्रिसहसंयोजी आबंध बनते हैं। जैसा कि जानते हैं कि नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इस नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन सजा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने सजा दिया, है ना। इस नाइट्रोजन के भी 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये क्या करेगा, है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो अष्टक पूरा करने के लिए 3 और चाहिए, 8 पूरा करने के लिए, है ना। अष्टक का पूरा जब 8 इलेक्ट्रॉन होगा तब, तो ई कुछ 5 ही है, 3 को एक से ले लेगा, तो कुछ इस तरीके से राउंड लगा लेगा। तो इस राउंड में देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर उसी तरीके से यह चिल्लाएगा हमरो 3 इलेक्ट्रॉन दे, तो कुछ इस तरीके से राउंड लगा लेगा, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, सिंपल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, यानी आदान प्रदान हुआ है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 लाइन में 3 जोड़ी,
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, त्रिसहसंयोजी आबंध समझ लिया, तो आगे बढ़ते हैं सर। सहसंयोजी यौगिक के गुण, सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं उसके गुण क्या है, तो सहसंयोजी यौगिक के निम्नलिखित गुण है। पहला गुण ये है कि ये सामान्यतः द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में और गैस के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा यह है कि इनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है। गलनांक मतलब जिस टेम्परेचर पे गलने लगे कोई भी चीज वो गलनांक कहलाता है, और क्वथनांक किसे कहते हैं, जिस टेम्परेचर पे कोई भी चीज उबलने लगे, है ना। तो इसका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है। उसके बाद ये आमतौर पर पानी में अघुलनशील होते हैं। आमतौर पर ये क्या है, पानी में क्या होता है, अघुलनशील होते हैं, यानी पानी में घुलते नहीं है। अगला पॉइंट है कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब इसमें बिजली नहीं बहती है, ठीक है, ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं सर, आगे देखिए अपरूप के बारे में। देखो मेरे भाई, कार्बन के हालांकि जनरली हम जानते हैं कि 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, लेकिन 3 अपरूप होते हैं कार्बन के। यहाँ पे तीनों अपरूप मैंने लिख दिया कि कार्बन के 3 अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। हीरा यानी डायमंड आप देख सकते हो, ग्रेफाइट यहाँ पे देख सकते हो, कागजी नहीं रहता है, कागजी जब छीलोगे तो उसको छील करके देखना, उसमें जो काला कलर के निकलता है जिससे लिखते हैं वही ग्रेफाइट होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है। तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, नाम याद रखना, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। जनरली पूछा जाता है कार्बन के 2 अपरूप के नाम बताइए, तो हीरा, ग्रेफाइट वायरल है ना। ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं सर, आगे यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो डायमंड सही है, आप देख सकते घूम रहा है एकदम, है ना। अब हीरा और ग्रेफाइट में अंतर सीखो। देखो हीरा जो है ना प्रकृति में कठोर पदार्थ है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और ग्रेफाइट क्या है, एक कोमल पदार्थ है, जिसे कटर से छीलोगे तो छीलते छीलते भी टूट जाता है ना। तो ग्रेफाइट बहुत कोमल पदार्थ होता है। इसकी संरचना त्रिव्यामी है, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है एवं यह विद्युत का कुचालक होता है। हीरा में बिजली नहीं बहती है और यह पारदर्शी होता है, यानी इसके आर पार देखा जा सकता है। ग्रेफाइट में क्या है, ग्रेफाइट एक कोमल पदार्थ है, इसकी संरचना षटकोणीय होती है। इसका गलनांक जो है ना हीरे के गलनांक से काफी कम होता है ना। और यह विद्युत का सुचालक होता है, यानी इसमें बिजली बहती है अधातु। हीरा क्या है, अधातु है, लेकिन फिर भी इसमें बिजली बहती है। आप देख लेना कभी, जैसे पेंसिल लाते हो ना खरीद के, कटर से छेद करके, दोनों तरफ से छेदना, पलक में घुसा करके एक बार लगा करके बल्ब से देखना लगा करके, तो जलेगा उससे, ठीक है। और यह अपारदर्शी होता है, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो हीरा और ग्रेफाइट में आपने अंतर देखा, बड़ा सिंपल सा टॉपिक था। आगे बढ़ते हैं, फ्लोरीन के बारे में जान लेते हैं। यह कार्बन का अपरूप होता है, फ्लोरीन अच्छी बात है, वो अपरूप तो होता है। यह गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर 60 कार्बन, कितने 60 कार्बन के परमाणुओं से जुड़े होते हैं। और यह फुटबॉल जैसा गोला होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लोरीन फुटबॉल जैसा गोल है। इसका खोज बकमिंस्टर फूल नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया। मतलब फ्लोरीन का खोज किसने किया मेरे भाई, तो बकमिंस्टर फूल नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया। अगला, फ्लोरीन न तो अत्यधिक कठोर है और न ही मुलायम होते हैं। फ्लोरीन के एक अणु में कार्बन परमाणुओं के 20 है ना षटभुज तथा 20 पंचभुज होते हैं, ठीक है। देखो अगला भाग जो है ना, ये हमारे पास षटभुज होते हैं, इसमें 6 भाग होना चाहिए, हालांकि इसमें 5 है, चित्र में गड़बड़ ले लिया, 6 होना चाहिए ऊपर, और नीचे अंदर वाला भाग जो होना चाहिए 5 होना चाहिए, है ना, षटभुज और पंचभुज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर, फ्लोरीन का उपयोग हम जान लेते हैं। फ्लोरीन का उपयोग अर्धचालक के रूप में होता है, अतिचालक के रूप में होता है, स्नेहक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, इन सभी के रूप में किया जाता है, ठीक है। अर्धचालक क्या होता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या चालकों से कम एवं अचालकों से अधिक होती है, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। कहने का मतलब चालक जिसमें बिजली बहती है उसमें
मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है ना। तब मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी चालक, देखो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या चालकों से कम यानी जिसमें बिजली बहती है उससे कम होती है, एवं अचालकों जिसमें बिजली नहीं बहती उससे थोड़ा अधिक होती है, यानी बीच वाला होता है, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। अतिचालक क्या होता है, इनमें निम्न ताप पर बिना प्रतिरोध के धारा बहती है, बिना प्रतिरोध के, बिना रेजिस्टेंस के इसमें धारा बहती रहती है। स्नेहक क्या होता है, ये घर्षण कम करने वाले पदार्थ में स्नेहक होते हैं, जहां घर्षण होते हैं उसमें स्नेहक का उपयोग किया जाता है ताकि घर्षण कम हो, है ना। उत्प्रेरक, है ना, इन सभी के रूप में किया जा सकेगा, है ना। एड्स फैलाने वाले विषाणु के रोकथाम के रूप में भी किया जाता है फुलरीन का उपयोग, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं सर, समयावता क्या होता है। समयावता मैंने क्या लिखा कि ऐसे यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो, मतलब ऐसे यौगिक जिसका सूत्र जो है एक जैसा हो, लेकिन उसका जब संरचना सूत्र बनाते हैं तो अलग अलग आता है। वही बात है कि समयावता एक ऐसा यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना अलग अलग हो, ऐसे यौगिक के समयावता कहते हैं, यानी समयावता कहते हैं। जैसे कि ब्यूटेन है हमारे पास, है ना, ब्यूटेन है, क्या है, ब्यूटेन है, और आइसोब्यूटेन है। तो आप देख रहे हैं कि इसका संरचना सूत्र क्या है, अलग अलग है लेकिन सूत्र एक ही जैसा होगा। कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन यानी CH4। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4 8, 8 2 10, यानी हाइड्रोजन यहाँ 10 है ना, हाइड्रोजन यहाँ 10 है, 4 4 8 2 10। तो आपने देखा एन ब्यूटेन, ब्यूटेन का सूत्र C4H10। उसी तरह आइसोब्यूटेन, इसका भी सूत्र वही होगा। कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो C4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन भी 10। कहने का मतलब सूत्र सेम हो, अणुसूत्र सेम हो लेकिन संरचना अलग अलग हो, उसी को हम क्या कहते हैं, समयावता कहते हैं। क्लियर, ये आपने क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं सर। अब आता है सर कार्बन एवं उसके यौगिक में हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, देखो हाइड्रोकार्बन को हम दो तरह से बांट देते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस तरीके से मैंने बात कर लिया। देखो अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बाउंड बनते हैं तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बाउंड या फिर ट्रिपल बाउंड हो तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन श्रेणी के होते हैं, किसके, एल्केन श्रेणी के होते हैं, है ना। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन एवं एल्काइन श्रेणी के होते हैं। कहने का मतलब एल्काइन श्रेणी के जितने भी होंगे सूत्र वो सारे के सारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, या फिर एल्कीन श्रेणी के जितने भी सूत्र होंगे वो सारे के सारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही कहलाएंगे। ये चीज ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूं सूत्र याद करने का तरीका कि मेरे भाई सूत्र ये है, आप क्या लिखना, एल्केन एल्कीन एल्काइन लिख लेना, उसके बाद लिखना CnH2n लिखना, फिर आपको यहाँ भी लिखना CnH2n लिखना, फिर यहाँ भी लिखना CnH2n लिखना। और ट्रिक हमारे पास क्या है, सटाके हटाके घटाके। सटाने का मतलब 2 सटा दो, और हटाने का मतलब 2 हटा दो, और घटाने का मतलब 2 घटा दो। ये हमने ट्रिक देखा। तो एल्केन का सूत्र क्या हुआ, CnH2n+2 हो गया। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n हो गया, और एल्काइन का CnH2n-2 हो गया। तो ये आपने देख लिया एल्केन एल्कीन एल्काइन का सामान्य सूत्र ट्रिक से। अब हम जानते हैं कि एल्केन श्रेणी के जितने भी सूत्र होते हैं उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एल्कीन श्रेणी के जितने भी सूत्र है उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एल्काइन श्रेणी के जितने भी सूत्र होंगे उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने का तरीका ये है कि सबसे पहले ये आप पढ़ लेना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ये याद कर लेना। क्या याद करना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक।
यानी कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो मेथ पढ़ेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो एथ पढ़ेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो प्रोप पढ़ेंगे, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट और 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक पढ़ेंगे। तो इसे याद करने का तरीका है एकदम याद, मेथ है प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। 3 भाग में बांट दो, तीनों गर्लफ्रेंड को दे देना, सुबह में कहना ये मैसेज करे, उसको कहना ये मैसेज, 3 गो। लेकिन होगा कि नहीं होगा? हमर एगो मास्टर है, ओकरा है 3 गो गर्लफ्रेंड, 4 गो है ना। देखो मेथ एथ प्रोप 1 गो गर्लफ्रेंड को दे दो, ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक दूसरी वाली को दे दे, ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट दे दो दूसरी वाली को, तीसरी वाली को ऑक्ट नॉन डेक दे दो। ये 3 तरीका है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, है ना। तो ये आपने देखा। अब एल्केन श्रेणी के जितने भी सूत्र ज्ञात करेंगे याद रखना उस सारे के सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं, ठीक है। अब ज्ञात करने का तरीका क्या है मेरे भाई? तो ज्ञात करने का तरीका ये है कि आप क्या करना, n बराबर मान लो सबसे पहले 1। एल्केन श्रेणी के सूत्र ज्ञात करने हैं तो सूत्र हमारे पास क्या CnH2n है, यही है ना। तो इसी सूत्र पर हम तोड़ेंगे। चलिए n के जगह पे क्या रखेंगे 1, इसी है तो c रखेंगे, n के जगह पे 1 रख देंगे, h है तो h रखो, 2 और n 2n में गुना का संबंध तो गुने, n के जगह पे क्या 1 तो 1 रखूंगा और प्लस में 2 है तो 2 रख दो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो c 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है h है तो h, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, तो CH4 हुआ मेरे भाई, CH4 हुआ। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ने का तरीका यह है कि कार्बन की संख्या कितना है 1, तो कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसको हम मेथ पढ़ते हैं। तो हमने लिखा मेथ, अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेथ मैंने पढ़ लिया। और जब मेथ मैंने पढ़ लिया मेरे भाई, मेथ आपने पढ़ लिया तो याद रखना, अब मेथ पढ़ लिया प्लस में जोड़ना होता है क्या, ये किस श्रेणी के है? तो एल्केन श्रेणी के हैं। एल्केन श्रेणी के है तो लास्ट वाला वर्ड जोड़ो, एल्केन तो लास्ट वाला एन, तो एन जोड़ो, है ना। तो मेथ जोड़ एन तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। ठीक है, ये आपने देख लिया, कोई दिक्कत? उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगर एन के जगह पे 2 रखते हैं तो आइए हम पुट करते हैं यहाँ पे, एन के जगह पे सर 2 रखते हैं, तो एन के जगह पे 2 रखेंगे तो सी एन के जगह पे 1 आ जाएगा, एच 2 रखना है ना, 1 नहीं होगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे, एच है तो एच रखेंगे, 2 है तो 2 रखेंगे, गुने में एन के जगह पे 2 रखेंगे और प्लस में 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर, C2H कितना हो जाएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 और 2 6, तो C2H6 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। तो C2H6 है, इसको हम क्या पढ़ेंगे सर? इसको हम पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या 2 है तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 है तो उसको पढ़ेंगे एथ। क्या पढ़ेंगे सर? एथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एथ। किस श्रेणी का है सर? एल्केन श्रेणी का, तो जोड़ो एन, है ना। तो एथेन क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेन। ये हमारे पास आंसर आ गया, एथेन, है ना। एथ जोड़े एन मतलब एथेन, है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं और पेज लिए हैं, एल्कीन श्रेणी का आ गया, पेजे नहीं है। आइए इधर देख लेते हैं और कुछ सॉल्व कर लेते हैं। मान लो कि n के जगह पे 3 रखेंगे तो इसमें पुट करो, c n के जगह पे 3 हो जाएगा, h है तो h लिखो। अब 2n है तो n के जगह पे 3 रखे, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, तो C3H8 होगा। तो कार्बन की संख्या 3 है तो कार्बन की संख्या 3, तो प्रोप पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे क्या सर, प्रोप प्लस में किस श्रेणी का, एल्केन श्रेणी का, तो एन लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन, है ना। प्रोप जो रहे प्रोपेन। इसी तरीके से 4 रख करके देख सकते हो, 5 रख करके देख सकते हो, आसानी से आप 10 तक निकाल सकते हो। तो क्या निकलेगा? प्रोपेन निकल गया, ब्यूटेन निकलेगा, पेंटेन निकलेगा, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। सॉरी ऐसे ही हो गया है, ठीक है। बहुत मार मारेंगे सर जी। हारे सर है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, समझ रहा है ना। कैमरा घुमा के दिखाए दे तू कदी करे छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब एल्कीन श्रेणी का, अब एल्कीन श्रेणी का आपको ज्ञात करना है तो बस सिंपल है। एल्कीन श्रेणी में याद रखना कि n के जगह पे हम 1 नहीं रखते, उसके देखो
संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक रख सकते हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो भी है उसमें एक नहीं रखा, 2 से स्टार्ट करना होता है। तो सर जी हम यहाँ पे करेंगे n के जगह पे 2 रखेंगे। आइए पुट करते हैं, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे सर, है ना, तो CnH2n है, तो Cn, तो n के जगह पे C लिखो, n के जगह पे 2 लिखो, मैंने लिख दिया, H लिख दिया। अब 2n है तो देखो 2 गुने n, n के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो C2H8 होगा, यही ना होगा। अब ये क्या हो जाए, कार्बन की 2 संख्या, कार्बन परमाणु की 2 है तो उसको पढ़ते हैं 8th, तो हम लिखेंगे 8th प्लस में किस श्रेणी का, एल्कीन श्रेणी का, एल्कीन, तो लास्ट में रखेगा इन, तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो एथीन, एथ जोड़ इन, एथीन, एथीन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब मानो हम क्या कर सकते हैं सर, 3 रख लो n के जगह पे, तो C3, n के जगह पे 3, H 2n है तो 2 से n के जगह पे 3, अगर 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6, तो ये हमारे पास C3H6 हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, है ना, तो ये इसका नाम बताओ, कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो प्रोप पढ़ेंगे, तो प्रोप जोड़ इन हो जाएगा, एल्केन, एल्कीन श्रेणी का, तो प्रोपीन क्या हो जाएगा, प्रोपीन, है ना, तो मैंने रख दिया प्रोपीन। ठीक है, ये मैंने आगे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे सर, ब्यूटेन, कार्बन परमाणु की संख्या 4 है ना, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है सर, 4 है ना। अब कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो अच्छी बात है, हम क्या करेंगे, n के जगह पे 4 रख करके देखेंगे तो C4H क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना, नाम रख सकते हो ऐसे निकाल करके, तो क्या होगा, कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो ये हो जाएगा ब्यूट, किस श्रेणी का, एल्कीन से, तो ब्यूटीन, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, है ना, इस तरीके से निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, आगे जो भी वो देखेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन श्रेणी का, वही इनके जगह पे 2 से ही स्टार्ट करते हैं, इसमें भी क्या 2 से ही स्टार्ट करते हैं। C के जगह पे यानी CN है तो C, N के जगह पे 2 रखेंगे, H रख दिए, N के जगह 2, तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो C2H2 आ जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो 8th, किस श्रेणी का, एल्काइन श्रेणी का, तो 8th जोड़ एल्काइन, तो लास्ट में आइन, तो 8th जोड़ आइन, क्या लिखेंगे, 8th जोड़ आइन, तो एथाइन हो जाएगा, तो लिखते हैं एथाइन, है ना, ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अब C3 कार्बन के जगह पे, N के जगह पे 3 रख करके देंगे, तो C3 H 2N है तो N के जगह पे 3, 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा तो 6, 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4। कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो प्रोप पढ़ेंगे तो लिखेंगे प्रोप, प्रोपाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, लास्ट में आइन जोड़ेंगे ना, प्रोपाइन। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, है ना, सभी का, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, है ना। आगे बढ़ते हैं सर, अब यहाँ पे देख सकते हो एल्केन श्रेणी के सूत्र है, एल्कीन, एल्काइन के, ये सब आप देख सकते हैं, है ना। एल्काइन में निकाल एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, उसी तरीके से मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। एल्कीन में एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन और हेप्टीन, है ना, आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं सर, है ना। अब देखो मेरे भाई, ये इससे ये पता चला है कि संरचना सूत्र दिया रहे और उससे पता करना IUPAC नाम से कि क्या है। ये बड़ा सिंपल है, ये बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं, ये हमारे पास ट्रिक है कुछ, ये ट्रिक तो याद रखना, मेथड प्रो ब्यूट पेंट हेक्सेप्ट ऑक्नॉन डेक, ये सब में लागू होगा, है ना। अब मेरे भाई देखो, ये ब्रोमो है, आइडो है, क्लोरो है, ये सब क्या होता है, पहले लगता है। उपसर्ग है ना, इसका मतलब ये है कि जो अक्षर अथवा शब्दांत की शब्द के पहले आके लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो अगर ये सब दिया गया तो इसमें पहले जोड़ते हैं ब्रोमो, मतलब ये सब पहले। अगर ब्रोमो दिया गया है यानी BR दिया गया तो पहले ब्रोमो जोड़ेंगे, है ना। अब बाद में हम जोड़ते हैं प्रत्यय को, जो अक्षर अथवा शब्दांत की शब्द के अंत में लागो। तो अगर जैसे OH दिया है तो उसके लिए ऑल लिखते हैं, CHO दिया गया उसके लिए एल, CO दिया गया तो ऑन, COH दिया तो OE कॉमन इसके लिए लिखते हैं। तो ये बाद में लिखते हैं यानी अंत में लिखते हैं, और ये पहले। अगर BR दिया गया उसके लिए ब्रोमो,
आई दिया गया है तो उसे आइडो, है ना, Cl दिया है तो क्लोरो, ये हम लिखते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए याद रखना कि सबसे पहले तो यही लिखा जाता है। कार्बन की परमाणु संख्या 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, तो कुछ कुछ मतलब वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, ओए इसको यहां से ऑफ करते हैं। अब ऑन हो गया। हेलो हेलो कैसी हो मेरी जान? है ऑन है था और मैं आवाज आई छी कि ठेठिए लेकिन मार देते हैं हम सब, नहीं हो जो भाषा में समझ जाए, है ना। देखो मेरे भाई, अब ये समझ गया ना, तो अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब देखो ये संरचना सूत्र है, इसमें बताना है कि इसका नाम क्या है। तो मेरे भाई देखो कार्बन कितने, एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो इसके लिए हम लिखते हैं क्या, ये पीडीएफ में कुछ चेंज किए हैं सर, पहले से लिखल है मिथेन। अच्छा कोई बात, आप ही लिख दिए हैं, ये तो भंडूल हो जाएगा समझाएंगे क्या? कोई बात नहीं है, समझा देते हैं, ये हटेगा नहीं तो सिलेक्ट करने वाला नहीं। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ, रहने दो। कार्बन परमाणु की संख्या 1 है सर, है ना, कार्बन यहाँ पे 1 है ना, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं, है ना, क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। अब मेरे भाई देखो कार्बन इस बीच में क्या सिंगल बाउंड है, तो सिंगल बाउंड के लिए हम एन जोड़ते हैं, सिंगल बाउंड के लिए एन जोड़ते हैं, इस बात को ध्यान, तो मेथ जोड़ एन क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक है, ये आ गया इसका। आगे बढ़ते हैं सर, आगे देखिए। आप कहोगे सर ये सब यूज नहीं किया, वो सब देवे नहीं किया हुआ, अगर देगा तब ना वो सब का यूज करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा देखो कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है यहाँ पे। अब 2 कार्बन है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए एथ, तो मैंने एथ लिखा। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बाउंड है, सिंगल बाउंड के लिखते हैं एन, तो एथ जोड़ एन क्या हो जाएगा सर, तो एथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेन। ये आपने देख लिया, है ना। आगे बढ़ते हैं सर, ये आईपीएससी नामाकरण हो रहा है। आगे देखो इसको, देखो इसको कैसे आप लिख सकते हो, इसे और भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे CH3 है ना, तो ये कार्बन लिख दो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ना, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ये कार्बन कितना, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, है ना, मैंने लिख दिया। उसके बाद ये कार्बन भी 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद OH है, OH है, ये हमारे पास आ गया। तो इसको हम देखो, इसको मॉडिफाइड करके ऐसे लिख दिए। सबसे पहले कार्बन कितना है, देखो कार्बन हमारे पास 3 है, लेकिन याद रखना OH दे रखा है ना, OH दे रखा है, तो OH के लिए लिखते हैं ऑल, लेकिन इसको अंत में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अंत में। तो यहाँ पे देख सकते हो कार्बन कितने, 3 गो कार्बन है, तो 3 गो कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं सर, 3 गो कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं, तो हम लिखेंगे प्रोप, है ना, प्रोप। अब प्लस में, अब देखो कार्बन इन सभी के बीच में क्या सिंगल बाउंड है, सिंगल बाउंड के लिए एन लिखेंगे, तो प्लस में एन लिखेंगे। अब उसके बाद OH है, OH के लिए ये अंत में ही लिखा, OH के लिए ऑल लिखते हैं, तो प्लस में हम ऑल लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, ऑल। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोपेनॉल। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब यहां से क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, इसको हम सॉल्व करेंगे सर, है ना। अब देखो मेरे भाई, आप इसे और भी विकसित करके लिख सकते हैं, बढ़ा करके। सबसे पहले देखो कि यहां पे Cl दे रखा है, क्या दे रखा है सर, Cl दे रखा है। इसके लिए क्या लिखते हैं, Cl के लिए क्लोरो लिखते हैं, वो भी हम पहले लिखते हैं, तरीके हद है रे, बेशर्मी की तो हद होती है। Cl के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं, तो वो हम पहले लिखेंगे क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो, मैंने क्लोरो लिखा। उसके बाद देखो कार्बन कितने हैं, देखो ये सब अगर दिया हो तो पहले, ये सब दिया है तो अंत में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो क्लोरो, अब कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन है, ई मत ले लेना सी, वो Cl क्लोरीन है वो। तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं, 4 कार्बन के लिए देख सकते हो ब्यूट पढ़ते हैं, ब्यूट। अब देखो
कार्बन कार्बन के बीच ये सब सिंगल बाउंड है, सिंगल बाउंड के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, तब प्लस में एन लिखेंगे, है ना। तो क्लोरो प्लस ब्यूट प्लस एन, तब हो जाएगा क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पे देख सकते हैं आर्यन सर जी लिखिए दिए हैं क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पे लिख सकते हैं क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, ये आपने देख लिया। पांचवा HO दिया गया है, मतलब समझो कि वही OH है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया है, OH होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वही चीज है। तो OH के लिए क्या लिखते हैं सर, ऑल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं, लेकिन ये अंत में लिखते हैं। तो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट लिखते हैं, तो हम लिखेंगे पेंट, पेंट मत लिख देना। प्लस में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बाउंड है, तो सिंगल बाउंड के लिए लिखते हैं एन, तो हम लिखेंगे एन। अब प्लस में OH के लिए लिखते हैं ऑल, तो हम लिखेंगे ऑल, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। क्या हो जाएगा, सबको जोड़े, पेंट जोड़ एन जोड़ ऑल, तो ये हो जाएगा पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं सर, छठा प्रश्न। आप देखो CHO, CHO है, CHO है, हाँ यहाँ पे है। CHO के लिए हम L लिखते हैं, क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, वो भी अंत में लिखते हैं। तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 3 है, कार्बन यहाँ पे 3 है, तो 3 को कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोप, प्रोप। आप प्लस में हाई कार्बन कार्बन के सिंगल बाउंड, सिंगल बाउंड के लिखते हैं एन, तो हम लिखेंगे एन। अब CHO है, CHO उसके लिए लिखते हैं एल, तो हम लिखेंगे एल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अरे एल है ना, एल लिखेंगे, तो प्रोप जो एन प्लस एल, प्रोपेल नहीं, प्रोपेनल इसको लिख सकते हैं, प्रोपेल इसको लिख सकते हैं, प्रोपेन, प्रोपेनल। अरे रे ये चल काहे नहीं रहा है सर जी, कहीं बैठ गया मक्खी, क्या हो गया, आए उड़ गया, हद है यार। इसको लिख सकते हैं, अच्छा CHO है तो CHOL है, प्रोपेनल होगा ही, प्रोपेनल, सबको जोड़ेंगे तो प्रोपेनल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर, इसको देखो, अब मेरे भाई देखो यहां से क्या होगा, है ना, यहां ऑक्सीजन है। देखो सबसे पहली बात है कि कार्बन कितने हैं, है ना, कार्बन परमाणु की संख्या कितने, ये आपको देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे इसको अगर डेवलप करके लिखे तो कार्बन 1 गो 2 गो 3 गो कार्बन है, तो 3 गो कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं सर, 3 गो कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोप, तो प्रोप लिखेंगे, है ना, प्रोप मैंने लिख दिया। अब प्लस में, अब यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बाउंड है, सिंगल बाउंड है, तो सिंगल बाउंड के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, तो एन लिखेंगे। अब मेरे भाई ये देखो कार्बन के बीच O जो है डबल बाउंड के साथ है, ये O जो है C जो है ना इसमें डबल बाउंड है। कहने का मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जो डबल है तो ऑक्सीजन को तरीके, ऑक्सीजन को एक नीचे एक ऐसे तो लिख सकते हैं, है ना, उसी तरीके से ये है। देखो CHO C के साथ है ना, कहने का मतलब C है ना, C के साथ है, तो CO को देखो ये यहाँ पे देख सकते CO है ना, ये CO ये डबल बाउंड है, इसका मतलब क्या है, एक तो यहाँ बाउंड है, एक यहाँ बाउंड है, वही हो गया डबल बाउंड। तो इसके लिए ऑन लिखते हैं, है ना, तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे ऑन लिखेंगे अंत में, ऑन, है ना, तो क्या होगा, है ना, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। आगे बढ़ते हैं, 8वां, ये होमवर्क आप लोग बताना क्या होगा। 9वां, ये भी आपके लिए होमवर्क, सब बताओ, अगर नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास हमने बता चुका, उसमें देख लेना, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।